अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडा एक्ट 2006। इसकी हम थोड़ी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और इसके बाद सेक्शन वाइज इसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट जब भी किसी को जॉब ऑफ़र करती है तो साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताती है कि वो किस टर्म्स एंड कंडीशन के तहत बाउंड होगा। पंजाब सिविल सर्वेंट पर सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 अप्लाई होता है और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो इसका सेक्शन 15 बताता है कि इसके रूल्स होंगे जिसके तहत उसके ख़िलाफ़ कोई भी इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी या उसको पेनल्टी दी जाएगी। सिविल सर्वेंट कौन है जिस पर ये एक्ट लागू होगा? सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन इसमें एक्सप्लेन की गई है। 1960 से पहले तमाम डिवीजन्स आज़ाद थीं। इंज़बात बनाने में, वो अपने रूल्स बनाने में पहली दफ़ा 1960 में दी वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉय एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स 1960 बने, जिनको 1975 में बदल दिया बिकॉज़ वेस्ट एंड ईस्ट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। फिर दी पंजाब सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स 1975 आए, लेकिन इनमें भी कुछ लेकुनाज थे जिसकी वजह से दी पंजाब सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1999 इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिनको 2000 में एब्रोगेट कर दिया गया और पंजाब एम्प्लॉय रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस 2000 इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन 2006 हमारा करंट रूल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दी पंजाब एम्प्लॉय एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो आज तक लागू है। इसमें एक चीज़ कंसर्न की है कि जब भी कोई नए रूल्स आते हैं तो ऐसे एक्शन जो पुराने रूल्स के तहत इनिशिएट किए गए हैं उनको उन्हीं रूल्स के तहत अंजाम तक पहुंचाया जाता है, ना कि उन पे नए रूल्स लागू होंगे। इसीलिए अब तक जो भी केसेस पीआरएसओ के तहत चल रहे थे या ईएनडी 1999 के तहत चल रहे थे, इनको उन्हीं रूल्स के मुताबिक चलाया जा रहा है। चूँकि एक्शन इन रूल्स के तहत इनिशिएट हुआ था, प्रोसीडिंग इन्हीं रूल्स के तहत स्टार्ट हुई थी, इसीलिए इनको उन्हीं के तहत चलाया जा रहा है। हालांकि 2006 में पीडा एक्ट आ गया, लेकिन इंक्वायरी और प्रोसीडिंग इसकी उन्हीं रूल्स के तहत चल रही थी। लेकिन 2006 के बाद जो भी एक्शन लिया गया या प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई वो 2006 पीडा एक्ट के तहत इनिशिएट की गई। ऐसे सर्वेंट्स जिनके ख़िलाफ़ एक एक्शन इनिशिएट हुआ प्रीवियस रूल्स के मुताबिक और लेटर इन 2006 जब पीडा एक्ट आया तो उनके ख़िलाफ़ कोई नई एलिगेशन आई तो उनको प्रोसीड किया गया इन्हीं रूल्स के तहत 2006 पीडा एक्ट के तहत। तो इन दोनों की प्रोसीडिंग्स अलग-अलग चलेंगी। पीडा एक्ट के तहत जो इनिशिएट हुई वो पीडा एक्ट के रूल्स के तहत चलेंगी और जो पीआरएसओ के तहत या पीएनडी 1999 के तहत इनिशिएट हुई वो उसी के तहत चलेंगी, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगी। इसमें इंक्वायरी का बताया गया कि इसमें इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी दो तरह की है पीडा में, एक प्रिलिमिनरी जिसको प्रॉब इंक्वायरी कहते हैं और दूसरी है फॉर्मल या रेगुलर इंक्वायरी। प्रॉब इंक्वायरी और रेगुलर इंक्वायरी में डिफरेंस ये है कि प्रॉब में टाइम लिमिटेशन नहीं होता, अथॉरिटी की मर्ज़ी होती है कि वो कितने दिन में इसको मुकम्मल कराएगी, लेकिन रेगुलर इंक्वायरी में अपनी मर्ज़ी नहीं चल सकती, इसका टाइम फ्रेम दिया गया है। जैसे कि शोकाज का 7 दिन का टाइम फ्रेम है तो उसको 6 दिन में नहीं ख़त्म किया जा सकता और ना ही 7 दिन से बढ़ाकर 8 दिन किया जा सकता है, उसको विदिन 7 डेज़ ही आपने कंसीडर करना है। दूसरी इसमें डिफरेंस प्रॉब और रेगुलर में ये है कि इसमें लाइन ऑफ रिपोर्ट कोई भी करवा सकता है। एम्प्लॉई का
इमीडिएट ऑफिसर करवा सकता है, जबकि रेगुलर इंक्वायरी कंपिटेंट अथॉरिटी करवाती है। और पीडा में अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कंपिटेंट अथॉरिटी अनाउंस किया गया है। प्रॉब इंक्वायरी और रेगुलर इंक्वायरी में तीसरा फ़र्क ये है कि इसको हम रैंक भी करवा सकते हैं, सीनियर से भी करवा सकते हैं, जूनियर से भी करवा सकते हैं, लेकिन रेगुलर में सीनियर ही इंक्वायरी कर सकता है। इसका फोर्थ डिफरेंस ये है कि प्रॉब का कोई बाकायदा कोड नहीं है, ना इसके कोई बाकायदा रूल्स हैं, ये आज़ाद है। हर इंक्वायरी में प्रॉब इंक्वायरी नहीं होती है, और प्रॉब इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर सज़ा नहीं हो सकती, बल्कि उसके बाद रेगुलर इंक्वायरी के लिए वो रिपोर्ट दे सकता है। अब रेगुलर इंक्वायरी तीन तरह की बेसिस पे होती है। एक वो है जिसमें जुर्म हुआ और पक्का सबूत आपके पास है, और दूसरी वो है जिसमें जुर्म हुआ, किसने किया ये सबूत नहीं है, और तीसरी ये है जुर्म हुआ है, किसने किया है, कब किया है, इसका कोई पता ही नहीं है। मुजरम का भी मीन्स नहीं पता। सेकंड में मुजरम का तो पता है, लेकिन उसके खिलाफ आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। अच्छा, तो इसमें फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर प्रॉब इंक्वायरी जब भी कोई कंप्लेन आती है तो डायरेक्ट रेगुलर इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते, प्रॉब क्यों करवाते हैं, जब इसमें सज़ा ही नहीं हो सकती, फिर इतना टाइम क्यों वेस्ट होता है। रेगुलर इंक्वायरी में गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज़ होती हैं, खर्च आता है, पेपर यूज़ होता है, और गवर्नमेंट की जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इसमें इनकर होते हैं। इसलिए डायरेक्ट रेगुलर इंक्वायरी हर कंप्लेन पे नहीं करवाई जाती, बल्कि प्रॉब इंक्वायरी करवाई जाती है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पीडा किन पर अप्लाई होता है और किन पर अप्लाई नहीं होता है। पहले हम इस पर बात करते हैं कि किन पर अप्लाई नहीं होता है। ये हाई कोर्ट के जजेस पे, हाई कोर्ट के अंडर आने वाली लॉ जुडिशरी पे, या पुलिस डिपार्टमेंट पे अप्लाई नहीं होता। पुलिस डिपार्टमेंट पे पहले अप्लाई होता था, लेकिन 2012 में इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। अब इसके सेक्शन 1 की तरफ आते हैं। इसके सेक्शन 1 के में 4 चीज़ों को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट इसका नाम, सेकंड इसकी एक्सटेंट, थर्ड इसकी कमेंसमेंट, एंड फोर्थ इसकी एप्लीकेशन। अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ें तो इसमें लिखा गया है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ इन गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन सर्विस इन रिलेशन टू देयर एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद प्रीएम्बल में भी इसके ऑब्जेक्टिव को सेम एक्सप्लेन किया गया है, that whereas it is expedient and necessary in the public interest and for good governance to provide measures for improvement of efficiency, discipline and accountability of employees। इसमें 3 चीज़ों का बार बार जिक्र किया गया। एक एफिशिएंसी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, सेकेंडली उसका डिसिप्लिन है, एंड थर्डली अकाउंटेबिलिटी है। और किस लिए ये करनी है? फर्स्टली पब्लिक इंटरेस्ट, एंड सेकेंडली फॉर गुड गवर्नेंस। और किन एम्प्लॉयज़ की? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और सेकंड कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़ हैं। और थर्डली इसके स्कोप को एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने लिखा है कि एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और एंसिलरी देयर टू। मीन्स इसके जो भी इनसे रिलेटेड मैटर्स होंगे, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को जो अफेक्ट कर रहे हो, डिसिप्लिन को अफेक्ट कर रहे हों, या उसकी अकाउंटेबिलिटी में उसको अकाउंटेबिलिटी के दायरा कार में ला रहे हों, उन सब मैटर्स को भी पीडा डील करता है। सेक्शन 1 की तरफ आते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड पंजाब एम्प्लॉय एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। सेकेंडली इसमें बताया गया इट एक्सटेंड टू होल पंजाब, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। इसका आगाज़ 17 अक्टूबर 2006 में हुआ है, और तभी ये कमेंस किया गया है। जिस दिन इसका नोटिफिकेशन हुआ उसी दिन एट वंस ये लागू हो गया। थर्डली इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। इसकी एक्सटेंट और एप्लीकेशन में डिफरेंस है। इसको समझना है कि एक्सटेंट के तौर पे इसको कहा गया कि होल पंजाब पे ये लागू होता है, लेकिन पंजाब के हर रहने वाले पे अप्लाई नहीं हो सकता ये। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि किन लोगों पर पंजाब के लागू होता है।
तो इसमें फर्स्टली इन्होंने बताया एम्प्लॉयज़ इन गवर्नमेंट सर्विस, जो भी गवर्नमेंट सर्विस के एम्प्लॉय हैं उन पे ये लागू होगा। सेकेंडली एम्प्लॉयज़ इन कॉरपोरेशन सर्विसेज, जो भी कॉरपोरेशंस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं या उनके अंडर काम कर रही हैं या ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उन पर अप्लाई होता है। एंड थर्डली रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन सर्विस provided that proceedings under the act are initiated against them during their service or within 1 year of their retirement। अब रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जो है उनके ख़िलाफ़ दो तरह से प्रोसीडिंग का आगाज़ होता है। एक तो उनकी दौरान सर्विस जो इनिशिएट हुई हों उनको 2 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है उनके रिटायरमेंट के बाद। अब ये दूसरा जो साल है उसमें इनिशिएट नहीं करना, उसको इनिशिएशन में नहीं लेना, उसको कंप्लीशन के तौर पे लेना है। मींस दौरान सर्विस इनिशिएट हुई है और उस दौरान वो रिटायर्ड हो गए तो रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर उसको कंप्लीट करना है। और सेकेंडली है रिटायरमेंट के बाद 1 साल के अंदर कोई भी इंक्वायरी की जा सकती है अगर उसके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन आया है जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है। अब सवाल आता है कि अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय है 1 साल का दौरानिया गुजर चुका है और उसके खिलाफ कोई एलिगेशन आता है तो क्या वो उससे बच जाएगा? नहीं, वो नहीं बचेगा, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने उसको उस पर अपनी एक ज़िम्मेदारी डाली थी, उस पर ट्रस्ट किया था उस पर, तो उस पर फिर भी एलिगेशन के लिए इंक्वायरी इनिशिएट हो सकती है। तो सवाल आता है कि वो किस तरह से इनिशिएट होगी, बिकॉज़ पीडा ने तो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 1 साल के अंदर होनी है। तो उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है पेंशन रूल्स 1963 के तहत होती है स्टार्ट, और वो तब तक हो सकती है जब तक वो हयात हैं। अब इसमें एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय तो कई तरह के होते हैं, रेगुलर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। क्या इन पे पीडा बराबर अप्लाई होगा? जी बिल्कुल, इस पे बराबर अप्लाई होता है, रेगुलर एम्प्लॉय हों या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हों। बिकॉज़ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2004 के तहत उनकी एलोकेशन होती है, उनको अपॉइंटमेंट की जाती है। लेकिन जब वो करप्शन करते हैं या कोई और इरेगुलरिटी कॉज करते हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2004 में कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया कि उनको किस तरह से डील करना है। तो चूँकि वो एम्प्लॉय हैं, पीडा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एम्प्लॉय का, उसने रेगुलर एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का वर्ड नहीं यूज़ किया, जस्ट एम्प्लॉय का वर्ड यूज़ किया है। तो पंजाब में जहाँ कहीं भी कोई भी एम्प्लॉय हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हों, रेगुलर हों, एड हॉक कंसिडर हो रहे हों, वो सब इन केस ऑफ इरेगुलरिटी, करप्शन, इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा या उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है तो पीडा से ही उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, पीडा ही उनको डील करता है। सो ये था इसका सेक्शन 1 जिसको हमने डिस्कस किया है। इसमें इसकी प्रीएम्बल भी डिस्कस कर लिया हमने, ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया है और इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एक्सेट्रा और एप्लीकेशन हमने डिस्कस की है।